ओके। तो मेन डिमांड्स वाज दैट वीमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट मैन एज मैन, मतलब कि उनकी मेन मांग क्या थी कि वीमेन्स को भी वही पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए जैसे कि मेन के पास, आदमियों के पास है। राजनीतिक पावर उनको भी मिले, वोट देने का अधिकार मिले, सत्ता में आने का अधिकार मिले। Women were disappointed that the Constitution of 1791 के संविधान से वो काफी निराश थे। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है निराश होना, मतलब क्योंकि उसमें उनके लिए कुछ था नहीं, हताश इसको कहते हैं। रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन, और जिनको एक तरह से एक पैसिव सिटीजन के रूप में रखा गया। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली। क्या डिमांड थी उनकी? राइट टू वोट, वोट का अधिकार मिले उन्हें, और असेंबली के लिए वो भी इलेक्टेड हों, एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, पॉलिटिकल राजनीतिक मतलब ऑफिस, मतलब कहना क्या है कि आ, वो भी जो है पार्टिसिपेट करें, मेंबर्स बने। ओनली देन दे फेल्ट would their interest be represented in the new movement। ओनली देन मतलब तब तक उनका केवल इंटरेस्ट मेन जो है एक तरह से दिल था, एम या लगाव जो था, बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, एक नए गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने में। एट द अर्ली ईयर्स, इन द अर्ली ईयर्स, the revolutionary government did introduce law that helped improve the lives of women। In the early years, शुरू के दौर में रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी, जो क्रांतिकारी गवर्नमेंट बनी, डिड इंट्रोड्यूस किया लॉज, कानून को, जो कि थोड़ा महिलाओं की जीवन में रहन सहन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, उससे हेल्प मिला उनको। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, क्या कह रहा है कि क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल, स्कूल वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। स्टेट की तरफ से स्कूल का निर्माण किया गया और उसमें सभी लड़कियों के लिए मस्ट कर दिया गया कि स्कूल जाना नेसेसरी है। दियर Their fathers could no longer force them into marriage against their will। उनके पिता अब ज़्यादा समय तक उनको फोर्स नहीं कर सकते थे कि उनके शादी के खिलाफ, मतलब मर्जी के खिलाफ शादी करना। Marriages was made into a contract entered into freely and registered under civil law। क्या कहा गया? मैरिजेस वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर, शादियों को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली, मतलब स्वतंत्र रूप से आपसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और उसको रजिस्टर्ड सिविल कोर्ट में, सिविल लॉ में, मतलब रजिस्टर्ड कराना जो है कंपलसरी कर दिया गया। डाइवोर्स वाज मेड लीगल, तलाक को भी कानूनी बनाया गया। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाई बोथ वीमेन एंड मैन, और दोनों के द्वारा अप्लाई किया जा सकता था इसके अगेंस्ट में, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, महिलाओं को भी वर्क के लिए, जॉब के लिए ट्रेनिंग मिलती थी। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस, वो एक कलाकार बन सकती थी या अपने छोटे छोटे बिजनेस को चला सकती थी। ये सब कुछ फैसिलिटीज मिली। वीमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट, समान राजनीतिक पावर के लिए, अधिकार के लिए जो महिलाओं का संघर्ष था, हाउएवर कंटिन्यू, लगातार चलता रहा। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर, आतंक के राज के समय, जो 1 साल का था, हमने बताया था आपको, रीन ऑफ टेरर हेडिंग
द न्यू हाँ, द न्यू वही जैकोबिन क्लब जब वो रॉबर्सपियरे जो है गवर्नमेंट बना, तो 1 साल उसने पूरा तानाशाही की तरह सबको अपने कंट्रोल करने के लिए किया और बाद में फिर उसको गुलिसाइन कर दिया गया। द न्यू गवर्नमेंट यूज इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्या है ये सोर्स क्लोजर, आप पता नहीं पूरा दिख नहीं रहा है। हाँ क्लोजर आप बिजनेस का, हाँ क्लोजर है जो, हाँ वो एकदम उसी में ना जो कांटी लगी हुई है पूरा दब गया, वो दिख नहीं रहा सही से। तो वही कह रहा है कि द रीन ऑफ टेरर वेयर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग, जब नई सरकार वहां बनी तो उसने नई क्लोजर ऑफ वीमेंस क्लब, महिलाओं के क्लब को क्लोज मतलब एक तरह से बंद करना, बैनिंग करना, दियर पॉलिटिकल एक्टिविटीज को उनके सब कुछ समाप्त कर दिया गया था। मेनी प्रोमिनेंट वीमेन वर अरेस्टेड, और उसमें से बहुत से जो है मेन मेन लीडर्स जो थी उनको अरेस्ट करके, एंड अ नंबर ऑफ देम एक्सक्यूटेड, और कई को तो हैंग कर दिया गया था, फांसी कर दिया गया था उस समय। वीमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेग्स कंटिन्यू दो द नेक्स्ट 200 ईयर्स, महिलाओं का जो आंदोलन था वोटिंग राइट के लिए और समान वेग मजदूरी मिले लगातार चलता रहा अगले 200 वर्षों तक इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत से देशों में। द हर फाइट फॉर द वोट वाज कैरीड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज, उनका वोट के लिए राइट जो है, फाइट तरह संघर्ष जो है लगातार चलता रहा, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह से इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट बन गया, अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट फॉर वोटिंग ड्यूरिंग द ले। हाँ ये तो भाई इसी को तो एक तरह से इंटरनेशनल वीमेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज, मतलब 19th सेंचुरी के अंत तक और 20th सेंचुरी के प्रारंभिक समय तक, द एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वीमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर, मतलब फ्रेंच वीमेन, फ्रेंच महिलाओं का जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे, राजनीतिक क्रियाकलाप, उनके जो संघर्ष थे एक तरह से ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर्स, क्रांतिकारी वर्षों के दौरान, वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी, लोग उसको याद करते थे और एक इंस्पायरिंग मेमोरी के रूप में, प्रेरणा स्रोत, वाज फाइनली इन 1946, और अंततः जो है 1946 में जाकर के ये इनका आंदोलन सफल हुआ, एक तरह से जो सफरेज मूवमेंट था, और फ्रांस इन वीमेन वन द राइट टू वोट, फ्रांस में जो है महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। तो महिलाओं को वोटिंग राइट कब मिला? 1946 में फ्रांस में। यहाँ पे एक पिक्चर में दिया गया है द लाइफ ऑफ आ रिवोल्यूशनरी वीमेन ओलंपी डी गॉग्स। ओलंपी डी गॉग 1748 से 1793 इनका लाइफ था। ओलंपी डी गॉग वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वीमेंस थी इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस में, एक एक्टिव महिला थी, क्रांतिकारी महिला जो हम इनका मतलब संघर्ष में लगातार योगदान रहा। सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अगेंस्ट विरोध किया, और डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स एज दे एक्सक्लूडेड वीमेन, मतलब जिसमें जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसमें पुरुषों को तो राइट मिला लेकिन महिलाओं को से अलग कर दिया गया, और अदर सिटीजन्स जो थे पैसिव उनको अलग कर दिया गया था, तो इसका इनने काफी विरोध किया। फ्रॉम बेसिक राइट्स, मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया गया था महिलाओं को, अदर नागरिकों को, दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज इंटिल्टेड सो, जबकि उसमें सभी लोग शामिल थे।
So in 1791 she wrote a declaration of the right of women and citizen. इन्होंने लिखा एक तरह से महिलाओं के लिए और अदर नागरिकों के लिए घोषणा पत्र जिसको कह सकते हैं हम, which she addresses to the queen and to the members of the national assembly. हाँ हाँ, तो मैरी एंटोनी कहाँ उस समय डेथ फांसी थोड़ो दी गई थी उन लोगों को 1791 में, उसके बाद तो किया गया ना। तो उन्होंने उनको संबोधित करते हुए, मतलब रानी को संबोधित करते हुए नेशनल असेंबली को, डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट इन 1793, ओलंपी दी गॉग क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट, और उन्होंने जैकोबिन गवर्नमेंट की आलोचना भी किया। फॉर फोर्सिबली, हाँ, फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वीमेंस क्लब, जो कि फोर्सली क्लब को बंद करवाया गया था महिलाओं के। शी वाज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन व्हिच चार्ज हर विथ ट्रेजन। अंत में इनके ऊपर भी मुकदमा चलाया गया और इनको भी देशद्रोह का लगा और सून आफ्टर एक्सक्यूटेड करवा दिया गया जैकोबिन के द्वारा। चलिए, हाँ, ऐसे हमारे यहाँ भी होता था, जितने भी नेशनलिस्ट लीडर होते थे तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, उनको प्रिजन में, जेल में डाल देते थे, और जो क्रांतिकारी थे उनको किसी न किसी आरोप में लगा करके फांसी चढ़ा दिया गया, जिनसे ज्यादा डर था। अगले पेज पे हम लोग आ जाए, फोटो एक भेज दीजिए अटेंडेंस का। हम्म, पेज नंबर हमारा, देखिए सोर्स है, अब इसको चाहे पढ़ूं या आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। सम ऑफ सम ऑफ द बेसिक राइट। चलिए एक मिनट रुकिए, देखता हूँ मैंने, हाँ फोटो खींचा तो है। चलिए, आज हम खत्म कर देंगे सोच रहे थे, लेकिन देखो, अरे माँ हो, हाँ, अरे रिवीजन के लिए ही तो वीडियो भेज रहा हूँ बेटा, इतना परेशान करवाओगे हमें। रिवीजन अब होगा तब जब आपकी स्कूल खुलेगा, कि है, स्कूल खुलेगा तो हमसे रिवीजन होगा। और इसीलिए तो हम वीडियो भी डबल काम कर रहे हैं, नहीं पहले बताओ आप लोग, मतलब एक तो आपको पढ़ा भी रहे हैं, दूस, दूसरे हम आपके लिए वीडियो भी बना रहे हैं, फिर अपना नेट खर्च करके पूरा जो हम कुछ देखते हैं वो सब खत्म हो जाता है आपके वीडियो को लोड करने में। फिर जो है, अब भेजूंगा ग्रुप में, इसलिए नहीं भेजता कि आप लिंक पे जाके पाएं उसको, नहीं तो लोग कहेंगे वीडियो मतलब, तो इसीलिए अभी ग्रुप में नहीं भेजते, सीधा लिंक पे आप जा करके उसको पढ़ें, और उससे पता भी चलेगा कि हाँ कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा। ग्रुप में दे देंगे तो सब, जैसे फ्री में कोई चीज बांट दो तो उसको आप ढूंढेंगे नहीं, तो जो लोग जरूरत समझेंगे कि हमको पढ़ना चाहिए तो जाके दोबारा रिवीजन करेंगे अच्छे से समझ के। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द बेसिक राइट सेट फोर्थ इन ओलंपिक डी गॉक्स डिक्लेरेशन। उन्होंने जो वही घोषणा लिखा था रानी और असेंबली के प्रति संबोधन करके, उन्होंने डिक्लेरेशन राइट क्या मांग की थी, क्या किया था महिलाओं और अदर सिटीजन के लिए। तो नंबर एक था, वीमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स, मतलब वीमेन्स इन बॉर्न इज बॉर्न, वो भी जो है पैदा हुई है तो उनको भी आजादी चाहिए, नहीं गुलामी के लिए पैदा हुई है, वो किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्रता चाहिए उन्हें भी। और रिमेन्स इक्वल टू मैन्स इन राइट, तो जो आदमी का अधिकार है वैसे ही महिलाओं को भी बराबर का राइट चाहिए। एक तो ये था। दूसरा, द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वीमेन एंड मेन। जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन है, राजनीतिक संगठन है, उनका एम जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें महिलाओं और आदमियों के जो राइट्स हैं उसको प्रिजर्वेशन, मतलब समान रूप से सोच होनी चाहिए और दोनों के लिए बराबर
की मांग होनी चाहिए या राइट हो। दीज राइट आर लिबर्टी, ये राइट क्या है, लिबर्टी मतलब आज़ादी, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, एंड यबव ऑल रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब होता है दमन, जो रेजिस्टेंस टू, जो एक तरह से प्रतिरोध है उसके प्रति जो दमन होता है, इन सब चीज़ों से लिबर्टी चाहिए लोगों को, अपनी प्रॉपर्टी के और उस अपनी जान माल मतलब की सुरक्षा चाहिए। द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन, रिसाइड्स मतलब साइड्स इन द नेशन, जो राष्ट्र में जो सोवरेनिटी है, प्रभुसत्ता एक तरह से, which is nothing but the union of women, जो कि एक तरह से कुछ नहीं है लेकिन क्या है वो, आदमी और पुरुषों का एक संगठन। केवल पुरुषों से ही नहीं बना है पूरा राष्ट्र, महिलाओं का उसमें योगदान है, तो महिलाओं को क्यों ना राइट मिले भाई। भाई आधी आबादी हम कहते हैं, और राइट के मामले में उनको हम डिनाइट करते हैं, ये गलत बात थी। अगला है, द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल बिल, क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल बिल। जनरल बिल का मतलब होता है आम जो है इच्छा, जो कानून है वो आम इच्छाओं को, आम लोगों के विश्वास को व्यक्त करना चाहिए। All females and male citizens should have a say either personally or by their representative in its formulation। कह रहा है कि मेल फीमेल्स जो भी नागरिक है, आइदर पर्सनली मतलब या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इसके निर्माण में अपनी भागीदारी करते हैं। इट्स शुड बी द सेम फॉर ऑल, इसलिए सबके लिए बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स आर इक्वली, सब बराबर है, एबिलिटीज एंड विदाउट एनी अदर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू दियर एबिलिटीज एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन। कह रहा है कि बिना किसी दूसरे डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव, देन दैट ऑफ दियर टैलेंट, जो उनके टैलेंट हैं। नाउ वीमेन इज एन एक्स एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। सी इज एक्यूज्ड अरेस्टेड, कह रहा है कि नाउ नो वीमेन इज एन, कोई भी महिलाएं जो है एक्सेप्शन नहीं, अपवाद नहीं है। सी इज एक्यूज, जो उनको फांसी दी जा रही है, अरेस्ट किया जा रहा है, एंड डिटेन्ड इन केसेस डिटरमाइंड बाय लॉ, कानून के द्वारा उनको जो केस में फंसाया जा रहा है। वीमेन्स लाइक मेन ओबे दिस रिगोरस लॉ, तो वीमेन लाइक मेन, आदमियों की तरह ओबे दिस रिगोरस लॉ। ओबे दिस मतलब इस जो है कानून का एक तरह से फॉलो करना, पालन करना, आदमियों की तरह महिलाएं भी इसका पालन करेंगी अगर ऐसा बने तो। यहाँ पे है वीमेन गोइंग अप एट आ बेकरी, ये तो है बेकरी के दुकानों पर जो महिलाएं कतार लगा के खड़ी हुई हैं ब्रेड के खरीदने के लिए, तो ये सब है, डायग्राम में दिखाया गया है। तो अगला है आपका द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी का अंत, एक तरह से दास्ता का अंत। फ्रांस में स्लेवरी एक बहुत बड़ी सामाजिक नीति थी जिसको कह सकते हैं। उस समय गुलाम खरीदे बेचे जाते थे, लोग ला करके बंधुआ मजदूरी की तरह खेतों में काम करवाया जाता था उनसे। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रेजमी, क्या था, जैकोबिन रेजमी का मतलब जैकोबिन गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी सामाजिक सुधार था, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनीज में, फ्रेंच उपनिवेशवाद में जो है दास्ता का अंत। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिन
the Guadeloupe and San Domingo। ये जो कॉलोनीज थी फ्रेंच, जैसे भाई फ्रेंच ने भी तो इंडिया में भी कॉलोनी बनाई थी। पुडुचेरी आपको पता है, पौंडचेरी जाके लास्ट में जो है अब भारत में मिला है। गोवा पुर्त हाँ, गोवा जो है पुर्तगाल के अंडर में था, जो 1960 में हाँ, तो ऐसे ही मतलब फ्रेंच ने और भी जगहों पे कॉलोनी बनाई थी, तो वहां पे जो है गुलामी व्यवस्था, दास्ता व्यवस्था थी। मजदूर को अफ्रीकन और अदर कंट्रीज से लाया जाता था खेतों में काम कराने के लिए। तो इसका अंत जो है एक तरह से एक ये सब बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म था जैकोबिन गवर्नमेंट के समय। और हाँ, ये ये जो है मतलब फ्रेंच की आउट की है। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, कैरिबियन, ये कैरिबियन क्षेत्र जो आप जानते हो ना, कैरिबियन मतलब लैंड है एक तरह से, द्वीप, जैसे जो वेस्ट इंडीजियन एरिया है, कैरिबियाई। हाँ, तो इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कम्युनिटीज सच एज टोबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफी। तो ये सब प्लांटर्स के अंतर्गत आते हैं, प्लांटिंग, और इसमें लेबर की बहुत जरूरत होती है। टोबैको है, इंडिगो है, नील है, शुगर है, कॉफी है। तो but the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation। क्या हुआ, इन सब में लेबर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जब यूरोप से, यूरोपियन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और ज्यादातर गांव के लोग जो है शहरों की तरफ पलायन कर गए फैक्ट्रियों में वर्क करने के लिए, तो अब लैंड में काम करने के लिए लेबर की शॉर्टेज हो गई। तो क्या हुआ, लेबर को करने के लिए इन लोगों ने एक नया बिजनेस चलाया, खरीद फरीद करके लाना अदर्स कंट्रीज से। अरे भाई, इंडिया के भी लोग, तो इंडिया के लोग जो आज फैले हैं सभी देशों में, कैसे इनके पूर्वज श्रीलंका में गए प्लांटर्स के रूप में, इनके पूर्वज अफ्रीका गए, तमाम जगहों पे ऐसे ऐसे भेजे गए अंग्रेजों के द्वारा। आगे, शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन, तो प्लांटेशन वर्क में मतलब इन सब के खेतों में लेबरों की कमी हो गई। So this was met by a triangular slave trade between Europe। क्या हुआ, कैसे पूर्ति हुई इसकी, ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड, मतलब त्रिकोणीय दास व्यापार, स्लेव व्यापार बिटवीन यूरोप के बीच में, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज, मतलब किसके, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी। कब शुरू हुआ था ये, 17वीं सेंचुरी में। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्राम, फ्रांस के व्यापारी उनको लाते थे, कैसे मालूम है, पोर्ट्स ऑफ बोर्डोक्स, ये और नैंटीस, ये पोर्ट है, बंदरगाह जिसको कहते हैं समुद्री, टू द अफ्रीकन कोस्ट, अफ्रीकन कोस्ट से, वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिपिसियन, वहाँ के लोकल सरदारों से ये गुलामों को खरीद करके पैसे पे लाते थे। And branded as shackled, the slaves were packed tightly into the ship। उनको बिल्कुल जैसे बक्से में सामान बिल्कुल ठूस दिया जाता है, ऐसे ही बड़े बड़े बॉक्स में उनको पैक करके लाया जाता था। द 3 month लॉन्ग वोयेज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन, बंद करके, चूंकि ये मतलब सार्वजनिक तौर पे मतलब लीगल नहीं था ना, तो वहाँ के चिप्सियन से, वहाँ के सरदार से, वहाँ के लोकल लोगों से लाते थे खरीद करके। और ब्रांडेड, उनमें ब्रांड एक तरह से मोहर और सब लगती थी। द स्लेव वर पैक टाइटली इनटू शिप फॉर द 3 month, एक लंबी यात्रा, 3 महीने की लंबी यात्रा वे समुद्री, अक्रॉस द अटलांटिक, अटलांटिक और कैरिबियन सी से होते हुए दे वेयर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, किसको बेच दिया जाता था, प्लांटेशन मालिकों को।
द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव, और इस तरह से उनका शोषण जो है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव, गुलामों का शोषण, अबाउट मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, मतलब इतना किया जाता था जितना उनकी अपनी जरूरतें होती थी इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर। फिर वो लोग मतलब वहां से लाते थे, प्रॉफिट बिचौलिया कमाते थे, फिर जिनको ये बेचा जाता था वो काफी उनका शोषण करते थे, भाई केवल खटाओ, बढ़िया से काम कराओ, बेचारे काम करते थे। शुगर, कॉफी एंड इंडिगो, पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डियाक्स एंड, ये जो शहर थे बॉर्डियाक्स और नेंटस, ये पोर्ट सिटी थे, ओड दियर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव, इनकी ग्रोथ बढ़ रही थी किसकी वजह से? स्लेव ट्रेड, क्योंकि स्लेव ट्रेड काफी ग्रो कर रहा था, इसलिए इनकी growth बढ़ रही थी। तो स्लेव, भाई यही तो अमेरिका में खत्म किया था अब्राहम लिंकन ने, स्लेवरी। तो इसी पे बट गया था अमेरिका, नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट में, सिविल वार से बचाया। सिविल वार हो ही गया था, लेकिन अब्राहम लिंकन ने उसको, जो एक पैराग्राफ और, हेलो बेटा, ये क्यों आवाज आ रही है? चलिए, नहीं देखिए आवाज नहीं क्यों खटपट मतलब हो रहा है, बढ़िया सुनिए समझिए तभी समझ में आएगा बात। और मीनिंग आप जरूर करिए, केवल मेरे ही बताने से नहीं, बस ये बता दे रहा हूँ मीनिंग हो गया। आप लोग वर्क करिए, और कितने लोगों ने नोट्स बनाया है वो सब कीजिए और उसको भी दिखाइए हमको। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery। मतलब 18 सेंचुरी के समय लगभग अंत तक जो है थोड़ा थोड़ा आलोचना होना शुरू हुआ स्लेवरी का। कहाँ? फ्रांस में। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स, नेशनल असेंबली जो बनी थी एक लंबे डिस्कशन के बाद, अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड, कि लोगों के अधिकारों को जो बना है उसको एक्सटेंड किया जाए, उसको और विस्तार दिया जाए, टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज, मतलब वो लोग भी जो कॉलोनी में रह रहे हैं, जो फ्रेंच कॉलोनीज में हैं। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन कोई कानून जो है नहीं पास होगा, फियरिंग अपोजिशन, किस चीज का डर हुआ था? कि अपोजिशन का, फ्रॉम बिजनेसमैन, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, जो प्लांटर्स हैं, कहीं कि वो लोग विरोध ना करना शुरू कर दें, क्योंकि उन्हीं को तो जरूरत थी इसकी, स्लेव की, लेबर की। हुज इनकम डिपेंड्स ऑन द स्लेव ट्रेड, जिनकी इनकम जो है किस पर डिपेंड थी? स्लेव व्यापार पर। इट वाज फाइनली द कन्वेंशन व्हिच इन 1794, अंततः ये जो है 1794 में ये हो पाया, the legislated to free all slaves in the French overseas possession। मतलब फ्री ऑल स्लेव, सभी जो गुलाम थे इन द फ्रेंच, फ्रांस में, ओवरसीज पोसेशन मतलब समुद्री मार्ग से सबको मुक्त कर दिया गया। दिस हाउ एवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, क्या था ये? फिलहाल एक शॉर्ट टर्म मेजर, मतलब एक छोटी प्रक्रिया थी उसके क्षेत्र में गुलाम को मुक्ति दिलाने में, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के। 10 years लेटर, 10 साल बाद, नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, मतलब कुछ ही समय के लिए ये प्रक्रिया हो पाई थी। जब नेपोलियन आया, जब हमने आपको इसके पहले पढ़ा दिया था, जब कोई गवर्नमेंट नहीं और अस्थिरता पैदा हो गई, तो मिलिट्री ने जो है तानाशाह के रूप में नेपोलियन जो है पावर को अपने अंडर में ले लिया। तो नेपोलियन ने पुनः गुलामी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया, ला दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम, और प्लांटेशन ओनर जो थे, मालिक थे, जो अंडरस्टूड दियर फ्रीडम, उनकी आज़ादी को समझते थे अपनी, एंड इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज, वहाँ की काली जाति जो होती थी अफ्रीका की, निग्रो, निग्रोज, अ टर्म यूज इन द इंडिजिनस पीपुल, वहाँ के जो मूल निवासी थे अफ्रीका के, साउथ ऑफ द सहारा। इट इज derogatory term not in common use any longer।
तो कह रहा है नेग्रोज इन परसुएट, परसुएट मतलब गेट, देना, ऑफ दियर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, slavery was finally abolished in French colonies in 1848। तो इस तरह से चूंकि लाया तो पुनः नेपोलियन ने, लेकिन जो प्लांटर्स थे जो उस समय, वो सब उस चीज को समझते थे, उनकी आजादी को, इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव, मतलब उनके अधिकार जो है अफ्रीकन अफ्रीकन जो गुलाम थे, और इस तरह से स्लेवरी को पूरी तरह से फ्रांस में 1848 में क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल के लिए थोड़ा क्योंकि ये चैप्टर आज करेंगे तो लंबा हो जाएगा। 51 हो गया है, 8:50 तक क्लास है, कितने बजे तक आपकी क्लास थी ये? चलिए ठीक, हाँ ठीक है। तो ये अटेंडेंस दिया है आप लोगों ने, कितने लोग हैं बेटा? अच्छा, फोटो आ गई है, अटेंडेंस दिया है ना किसी ने? अच्छा ठीक है। और मैथ्स की क्लास में कितने लोग थे? क्यों नहीं, सब आ रहे हैं, सबको करो। चलिए ठीक है। हेलो, विपुल कहाँ है? विपुल, आज बेटा ना आप क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का पूरा एक पीडीएफ भेज देना हमें। हाँ, पूरा एक्सरसाइज सहित एक पीडीएफ अच्छे से बना के भेज देना, क्वेश्चन आंसर का। नहीं, बुक का नहीं, बुक तो है, बुक का पेज भेजता हूँ, अभी सबके पास बुक ही नहीं है पहली बात तो अपने तरफ से पेज भेजता हूँ। या बुक का भी भेज दोगे, भेज दूंगा ग्रुप में, क्या करूँ, बुक ही नहीं है। अभी स्कूल में भी एसएसटी बुक नहीं आई, आपस में लोग ले ले तब भी सही है। ठीक है, तो पढ़िए, और वीडियो जो दिया है, एक मिनट, हाँ